व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज अंकित फ्रॉम इको सीखो। एंड एक साल से भी ज्यादा हो गया जब हम लोग डिमांड के ऊपर चैप्टर 3 के ऊपर वीडियो नंबर 1 को लेकर आए थे, ठीक है। एंड आफ्टर अ ईयर आई एम बैक विथ वीडियो नंबर 2 ऑन चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड को लेकर जो कुछ भी कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। सो पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिमांड का मतलब क्या है। हमने डिस्कस किया था कि डिमांड दो प्रकार के हो सकते हैं, इट कैन बी अ इंडिविजुअल डिमांड और इट कैन बी अ मार्केट डिमांड। हमने डिस्कस किया था अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, ठीक है। और इतना ही डिस्कशन था, और इतने ही डिस्कशन के में चला गया आप लोग का 20 मिनट, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में पहले वाले वीडियो का लिंक डाल दूंगा। डू वॉच इट आउट बिफोर वॉचिंग वीडियो नंबर 2। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2। और यहाँ पे सबसे पहला चीज हम पढ़ने वाले हैं डिमांड फंक्शन के बारे में, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिमांड फंक्शन, ठीक है। फंक्शन एक वर्ड जो कि इकोनॉमिक्स में यूज किया जाता है, जिसका मैथ से भी बहुत ज्यादा रिलेशन है। फंक्शन का मतलब ही होता है रिलेशनशिप, ठीक है। सो डिमांड फंक्शन है क्या सर? डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप शो करता है। किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप? क्योंकि रिलेशनशिप हमेशा आप दो चीजों के बीच में शो करते हो। सो डिमांड फंक्शन आपका रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन इंडिविजुअल डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड। सिमिलरली डिमांड फंक्शन आपका रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड। सो डिमांड फंक्शन के बारे में मैं बोल सकता हूं देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड फंक्शन। देयर कैन बी इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड देयर कैन बी मार्केट डिमांड फंक्शन। सो इंडिविजुअल डिमांड को वो सारे फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, अगर मैं उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखूं, तब जाके मैं उसको बोलता हूं कि वो एक इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, द डिमांड फॉर गुड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, income of the consumer, taste and preference, and future expectation regarding the price, then this equation that you see, this function that you see is an individual demand function, ठीक है। सिमिलरली मार्केट डिमांड फंक्शन क्या होता है? मार्केट डिमांड फंक्शन में हम एक रिलेशनशिप बनाते हैं किन चीजों के बीच में? मार्केट डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, ठीक है। सो मार्केट डिमांड फंक्शन के केस में मैं बोल सकता हूं डिमांड फॉर गुड एक्स इज ए फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, income of the consumer, taste and preference, future expectations regarding the price, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, सीजन एंड वेदर, एंड फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 1 में। सो डू चेक इट आउट बिफोर यू मूव ऑन टू दिस वीडियो। सो सबसे पहला टॉपिक इन वीडियो नंबर 2 दैट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इज डिमांड फंक्शन। व्हाट इज अ डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन एक रिलेशनशिप शो करता है किन चीजों के बीच में? डिमांड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। लेकिन सर डिमांड तो आपके दो टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, एंड हेंस डिमांड फंक्शन भी आपका दो टाइप का होता है, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन एंड मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है हम लोग का डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये जो वर्ड है शेड्यूल, ठीक है, इसका मतलब आपका स्कूल का टाइम टेबल नहीं, ये शेड्यूल का मतलब होता है टेबल, ठीक है। सो डिमांड शेड्यूल क्या होता है सर? डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जहां पे अलग अलग प्राइस लेवल पे कंज्यूमर कितना डिमांड करेगा, आप उसको जब प्रेजेंट करते हो एक टेबल फॉर्म में, एक नाइस क्लीन नीट टेबल फॉर्म में, along with rows and columns, you call it a demand schedule। लेकिन सर डिमांड भी हमारे दो टाइप के होते हैं, एंड एग्जैक्टली उसी कारण की वजह से डिमांड शेड्यूल भी हमारे दो टाइप के होंगे। तो एक बन जाएगा मेरा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक बन जाएगा मेरा मार्केट डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सो व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज अ टेबल दैट shows the different quantities a consumer is willing to demand at different price level। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कमोडिटी का प्राइस 10 रुपीज है एंड एक कंज्यूमर चाहता है कि वो 100 यूनिट्स खरीदे, जब उसका प्राइस बढ़ के 12 हो जाएगा, कंज्यूमर चाहेगा 90 यूनिट्स खरीदना, जब उसका प्राइस बढ़ के 14 हो जाएगा, कंज्यूमर चाहेगा 60 यूनिट खरीदना। तो इसको अगर मैं एक सुंदर सा टेबल में कन्वर्ट कर दूं, तो ये टेबल को ही मैं बोलता हूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, ठीक है। सिमिलरली मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? मार्केट में एक अकेला कंज्यूमर तो होता नहीं है, मार्केट में बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो ये बहुत सारे कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइस लेवल पे कितना डिमांड करना चाहेंगे, अगर मैं उसी को एक टेबल के फॉर्म में लिखूं, तब मैं उसको बोलता हूं मार्केट डिमांड शेड्यूल। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस 10 रुपीज है, तो ए जो कि 100 यूनिट्स खरीदना चाहता है, और बी ये 200 यूनिट खरीदना चाहता है। जब प्राइस बढ़ के 12 रुपए हो गया, ये 90 खरीदना चाहता है, ये 180 खरीदना चाहता है। जब प्राइस बढ़ के 14 रुपए हो गया, तो ये 60 खरीदना चाहता है, एंड लेट्स से ये वाला बंदा हम लोग का 260 खरीदना चाहता है, ठीक है। तो
ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है, ए कितना खरीदना चाहता है, बी कितना खरीदना चाहता है, लेकिन टोटल मार्केट में कितना डिमांड है? टोटल मार्केट में एट 10 रुपीज द टोटल डिमांड इज 300. When the price became 12 rupees, the total demand in the market is 270. When the price in the market is 14 rupees, the total demand in the market is 320. So this, my friend, is a market demand schedule. मार्केट में अलग अलग कंज्यूमर्स अलग अलग प्राइस लेवल पे कितना खरीदना चाहते हैं, उसको एक टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज मार्केट डिमांड शेड्यूल. ठीक है. सो ये था अबाउट डिमांड शेड्यूल. ठीक है. नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है डिमांड कर्व. अब हम लोग स्कूल में मैथ्स को काफी हेट करते हैं, हम में से काफी सारे बच्चे. ठीक है. लेकिन क्लास 8 या 9 से हमारे पास और कुछ ऑप्शन है ही नहीं, हमको मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है. अब जब आप लोग क्लास 11th में आ चुके हैं, आप में से बहुत बच्चे ये अपॉर्चुनिटी से बच गए कि सर ठीक है, मैथ्स तो हमसे होता नहीं है करके हम मैथ्स पढ़ेंगे नहीं. लेकिन इकोनॉमिक्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला. ठीक है. इकोनॉमिक्स में भी हम लोग बहुत सारे कर्व्स के साथ डील करने वाले हैं. एंड एक कर्व को बनाने के लिए जब कभी भी आप एक ग्राफ में कर्व बनाते हो, तो आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए रहते हैं. ठीक है. तो बात करते हैं डिमांड कर्व के बारे में. तो सर यहाँ पे भी अगर आप कर्व बनाने जाओगे, आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए रहेगा. यस. और ये पॉइंट्स आएगा कहाँ से? ये पॉइंट्स मेरा शेड्यूल से आता है. ठीक है. सो जब मैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल को यूज करता हूँ एक ग्राफ में, तो मेरे को क्या मिलता है? एक डिमांड कर्व मिलता है. सो यूजिंग द सेम लॉजिक आई कैन से दैट डिमांड कर्व भी दो टाइप का होता है. एक होता है आप लोग का इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और एक होता है आप लोग का मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. सो ऊपर में इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को अगर मैं यूज करके ग्राफ को प्लॉट करूं, ठीक है, सो एक प्रॉपर ग्राफ बनाते हैं. चलिए. ग्राफ में हमेशा याद रखिएगा, डिमांड कर्व अगर आप बना रहे हो तो वाई एक्सिस में आपका प्राइस रहना चाहिए एंड एक्स एक्सिस में आपका क्वांटिटी रहना चाहिए. ठीक है. सो जब मैं ये डेटा को ग्राफ में प्लॉट करने जाऊंगा ना, तो मेरे को जो कर्व मिलेगा ये कुछ ऐसा मिलेगा. ठीक है. ये है आपका डिमांड कर्व फॉर ए. ये कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये कर्व नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है. सर ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? ये नीचे क्यों जा रहा है? ये ऐसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ये ऐसे सीधा क्यों नहीं जा रहा? ये ऐसे कर्व की तरह नाच नाच के क्यों नहीं जा रहा? तो उसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो मेरा प्राइस और डिमांड, जिसको मैंने दो अलग अलग एक्सिस में शो किया है, दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है. मतलब अगर आपका प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड घट रहा है. प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घट रहा है. जब कभी भी दो चीजों के बीच में इस प्रकार का रिलेशनशिप होता है ना, तो ग्राफ आपको हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग मिलता है. ठीक है. सो इंडिविजुअल डिमांड कर्व हमने बनाया, जहां पे मेरे को एक डिमांड कर्व मिला जो कि डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है. अब वही लॉजिक से मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं. ठीक है. सो मार्केट डिमांड कर्व जब मैं बनाने जाऊंगा, तो मेरे को एक इंडिविजुअल ए का डिमांड कर्व मिलेगा, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसा दिखता है. मेरे को एक इंडिविजुअल बी का डिमांड कर्व मिलेगा. लेकिन जब मैं मार्केट डिमांड कर्व बनाने जाऊंगा, मेरे को कुछ ये ऐसा मिलने वाला है. दिस इज द मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. ऑन द वाई एक्सिस यू हैव प्राइस ऑलवेज एंड ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव क्वांटिटी ऑलवेज. ठीक है. सो ये है आपके दो अलग अलग टाइप के कर्व्स, इंडिविजुअल डिमांड कर्व एंड मार्केट डिमांड कर्व. ठीक है. अब यहाँ पे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने मार्केट डिमांड कर्व का जो कर्व है उसको आप थोड़ा अलग बना रखे हो, आप इंडिविजुअल कर्व्स को थोड़ा सा अलग बना रखे हो. मतलब दोनों ही डाउनवर्ड स्लोपिंग है सर, नो डाउट, लेकिन आप थोड़ा सा आपका बनाने का स्टाइल अलग है. तो अगर आपके मन में ये सवाल आया, देन यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. ठीक है. सो यहाँ से मेरे को एक चीज कंक्लूजन दिख रहा है कि जो मेरा मार्केट डिमांड कर्व है इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व. ठीक है. मार्केट डिमांड कर्व ज्यादा फ्लैट है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व ज्यादा स्टीप है. सर फ्लैट और स्टीप आप किसको बोलते हो? अगर मेरा कर्व ऐसा कुछ रहता है तो उसको स्टीप बोला जाता है, अगर मेरा कर्व ऐसा कुछ रहता है तो उसको फ्लैट बोला जाता है. ठीक है. सो मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर है इंडिविजुअल डिमांड कर्व से. क्या ये कोइंसिडेंस है ना, आपने जानबूझ के इसको बनाया? तो द राइट आंसर इज इसको जानबूझ के बनाया गया. इसके पीछे का रीजन क्या है, और ये आप लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ पे आप लोग को एक 3 मार्क का क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो. मार्केट डिमांड कर्व इज ऑलवेज फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व. डू यू डिफेंड दिस स्टेटमेंट और डू यू रिफ्यूट दिस स्टेटमेंट? तो ये क्लैरिटी होना चाहिए. ठीक है. तो चलिए इसके पीछे के रीजन की तरफ आते हैं कि क्या वो कारण है जिसकी वजह से मार्केट डिमांड कर्व फ्लैटर बनता है सर, और इंडिविजुअल डिमांड कर्व आपका स्टीपर बनता है. ठीक है. तो यहाँ पे इंडिविजुअल के बारे में एक चीज को ऑब्जर्व करिए. जब प्राइस 10 से 12 हुआ, एक इंडिविजुअल कितना कम खरीद रहा है? 10 यूनिट. लेकिन जब एक मार्केट में प्राइस 10 से 12 होता है, तो पूरा का पूरा मार्केट कितना कम खरीदता है? 30 यूनिट्स. दिख रहा है यहाँ पे? तो अगर इक्लेयर्स जो कि 1 रुपए का चॉकलेट आता है, अगर कंपनी उसका प्राइस 1 रुपए से बढ़ा के 2 रुपए कर देगा, तो शायद अगली बार आप 3-4 चॉकलेट कम खरीदोगे. ठीक है. लेकिन वहीं पर अगर हम पूरे मार्केट के बारे में बात करें, तो पूरे मार्केट में लाखों यूनिट्स कम खरीदेंगे लोग.
ठीक है। तो मार्केट में जो चेंज होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल, एंड दैट इज वाई द मार्केट डिमांड कर्व इज मोर फ्लैटर देन द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये रीजन समझ में आया, और अगर एग्जाम में ये सवाल बन के आता है सो यू आर नॉट गोना लूज एनी मार्क्स हियर। ठीक है। सो ये था हमारा इसके बारे में, मार्केट डिमांड कर्व इज फ्लैटर देन इंडिविजुअल डिमांड कर्व। व्हाई? बिकॉज द proportionate change in the market demand is much more than the proportionate change in the individual demand। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्राफ में बच्चा जब कभी भी आप कुछ भी कर्व बनाते हो ना, हर एक कर्व का कुछ ना कुछ स्लोप होता है। ठीक है। तो ये जो हमने डिमांड कर्व बनाया इसका भी कुछ एक स्लोप होगा। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? तो स्लोप ऑफ डिमांड कर्व कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाई चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। एंड आपको एक राज की बात बताऊं, तो सर आप इतना सारा स्लोप्स का फॉर्मूला कैसे याद रखते हो? तो हमेशा जब कभी भी मेरे को कोई चीज का स्लोप का फॉर्मूला जानना रहता है, मैं चेक करता हूँ वाई एक्सिस में क्या है, मैं चेक करता हूँ एक्स एक्सिस में क्या है। तो जो कुछ भी वाई एक्सिस में है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, और जो कुछ भी एक्स एक्सिस में है मैं उसको नीचे लिख देता हूँ। दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द स्लोप ऑफ एनी कर्व। तो व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व? इट इज चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है। सो दैट वाज अबाउट द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब आते हैं द एलिफेंट इन द रूम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द माइक्रो इकोनॉमिक्स एवर। ठीक है। जितना उसका मैं तारीफ करूं उतना ही कम है, और वो टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। तो जितने भी आसपास में आपको इकोनॉमिक थ्योरीज दिखते हैं ना कहीं सारे के सारे इकोनॉमिक्स थ्योरी कुछ ना कुछ लॉ ऑफ डिमांड से ये लोग इंस्पिरेशन लिए हैं, और ये लोग कुछ ना कुछ चीजों को बनाए हैं। ठीक है। तो इतना जो इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड, ये है क्या? तो डिस्कस करते हैं अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। एंड आप लोग सरप्राइज हो जाओगे अगर मैं आपको बोलूं कि यू ऑलरेडी नो लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। कैसे सर, हमको कैसे पता? तो मेरे को ये टेबल देख के बताइए। जब प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी क्या हो रहा है? कम रहा है, एंड दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड हमको क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। सेटेरस पैरिबस। ठीक है। अब मत बोलना कि सर अभी तक तो सब सही चल रहा था, आपको लास्ट में गूगली डालना ही था। ये सेटेरस पैरिबस का क्या ही मतलब होता है? ठीक है। तो बच्चा सेटेरस पैरिबस एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड मेरे को क्या बोलता है, और अगर आप लोग एग्जाम में डेफिनेशन लिख के आओगे तो डू नॉट फॉरगेट दिस वर्ड सेटेरस पैरिबस। ठीक है। क्योंकि एक टीचर एक एग्जामिनर यही वर्ड को खोजता है, कि अगर आपने ये वर्ड को लिखा है तो टीचर आपको फुल मार्क देगा। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमांड मेरे को बोलता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ये दोनों के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप है? एक इनवर्स रिलेशनशिप है। सेटेरस पैरिबस मतलब अदर थिंग्स रिमेन। सारे हम लोग को बताया था। ठीक है। इतने सारे आप हम आपने हमको मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में बोला था। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बारे में ही, खाली प्राइस को छोड़ के बाकी सब चीजों को हम अज्यूम करके चलेंगे कि वो कांस्टेंट है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा। ठीक है। दैट इज सेटरस पैरिबस। आई होप दिस इज क्लियर। लॉ ऑफ डिमांड इज क्लियर। तो लॉ ऑफ डिमांड जब कभी भी पढ़ा जाता है मैं मन में यही सोच के चलूंगा कि अगर कुछ चेंज हो रहा है तो वो सिर्फ प्राइस है। बाकी सारी चीजें, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। सो यूजिंग द सेम लॉजिक क्या आप मेरे को बोल सकते हो व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड? ठीक है। कि सर आपने तो अभी इतना जोर जोर से गला फाड़ के चलाया। ठीक है। तो वही सारे assumptions है। सबसे पहला assumption क्या है? प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इज सेम। दूसरा assumption क्या है? प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड इज सेम। तीसरा assumption क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर इज सेम। चौथा assumption क्या है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस में नो चेंज। ठीक है। पांचवा assumption क्या है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस में नो चेंज, डजंट चेंज। ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स को आप मिला दो एंड यू विल गेट द assumptions फॉर लॉ ऑफ डिमांड। एंड यही है सेटेरस पैरिबस। सेटेरस पैरिबस बोलता है कि अगर आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना चाहते हो, आप सिर्फ प्राइस और डिमांड को देखिए ना, आप बाकी चीजों को क्यों दिमाग में ले रहे हो? सब्स्टिट्यूट गुड्स जैसा था वैसा ही है, और कोई भी चीज में कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। सो देखिए कितना इजी था और कितना इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड।
ठीक है। सो बात करते हैं सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। सो लेट अस टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि लॉ ऑफ डिमांड एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है। सर किस टाइप का रिलेशनशिप? एक इनवर्स रिलेशनशिप। तो द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज लॉ ऑफ डिमांड एस्टैब्लिशेस इनवर्स रिलेशनशिप। बहुत जगह ना इनवर्स रिलेशनशिप को नेगेटिव रिलेशनशिप भी बोला जाता है। सर किस टाइप का नेगेटिव रिलेशनशिप? प्राइस और डिमांड के बीच में। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड इज लॉ ऑफ डिमांड आपका क्वालिटेटिव है, नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है। सर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है बच्चा कि अगर प्राइस बढ़ता है तो यू विल से फॉर श्योर कि सर डिमांड तो घटने वाला है ही है, लेकिन कितना घटेगा ये चीज आप नहीं बोल सकते। तो ये क्वालिटेटिव है, ये आपको सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बोलता है कि अगर प्राइस ऊपर गया तो डिमांड नीचे जाएगा, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन कितना नीचे जाएगा, क्या ये पाताल तक चल जाएगा, कुछ भी हम लोग बोल नहीं सकते, एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट क्वांटिटेटिव। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, लॉ ऑफ डिमांड आपका कुछ भी प्रपोर्शनल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करता। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब यही है कि अगर मेरा प्राइस डबल हो गया तो सर क्या मेरा डिमांड हाफ हो जाएगा? मतलब वो भी उसी रेशियो में जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तो ये पॉइंट नंबर 2 का ही एक प्रकार से एक्सटेंशन है कि ये आपको किसी भी टाइप का मतलब रिलेशनशिप के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर ही नहीं सकता। ठीक है। एंड चौथा पॉइंट, लॉ ऑफ डिमांड एक वन साइडेड रिलेशनशिप है। ठीक है, वन साइडेड रिलेशनशिप, मन में कुछ और आइडियाज मत लीजिए। ठीक है, वन साइडेड रिलेशनशिप यहाँ पे इसका मतलब यही है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड तो कमेगा ही कमेगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से अगर आप मार्केट में सुन रहे हो कि सर किसी चीज का डिमांड कम गया, तो प्राइस के बारे में आप कुछ बोल सकते हो? नहीं, ये नहीं बोला जा सकता। तो प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड तो घटेगा ही घटेगा। लेकिन अगर हमको सुनने में मिला कि सर विंटर्स खत्म होने वाला है और विंटर्स खत्म होने वाला है तो लोग अब स्वेटर नहीं खरीद रहे हैं, जैकेट नहीं खरीद रहे हैं, तो नो डाउट स्वेटर एंड जैकेट का डिमांड कम है। तो क्या आप प्राइस के बारे में कुछ भी बोल सकते हो कि प्राइस बढ़ा हुआ है कि प्राइस कमा हुआ है? कुछ भी नहीं बोला जा सकता। एंड हेंस हम ये भी बोलते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड एक वन साइडेड रिलेशनशिप। ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ में आ गए, क्योंकि नेक्स्ट अब हम लोग मूव करने वाले हैं सम रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कि सर ये सारा का सारा चीज तो काफी लॉजिकल लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं? क्या लॉ ऑफ डिमांड ऐसे काम क्यों करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा ही घटेगा, या फिर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा ही बढ़ेगा? तो हम 5 अलग अलग रीजंस को देखने वाले हैं एंड हम समझने वाले हैं कि क्यों लॉ ऑफ डिमांड ऐसे काम करता है। तो सबसे पहला रीजन लॉ ऑफ डिमांड ऐसा क्यों काम करता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एंड अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो नंबर 2 को चेकआउट नहीं किया तो ये वाला टर्म आपको समझने में हो जाएगा मुश्किल। ठीक है, बट वाई वरी व्हेन आई एम हियर। तो इसको एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यूटिलिटी वर्ड का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन, मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एन एडिशनल, डिमिनिशिंग का मतलब भी अगर मेरे को बताना पड़े तो लालत है आपके ऊपर। ठीक है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमको क्या बोलता है कि जैसे जैसे मैं चीजों को ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो मेरा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कमते जाएगा। यही तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है। ठीक है, अगर मैं पानी पी रहा हूँ, पहला सिप में मेरे को जितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा और भी मैं पानी पीते रहूंगा पीते रहूंगा पीते रहूंगा तो मेरा सेटिस्फेक्शन फुल होते जाएगा, मेरा पेट फुल होते जाएगा और मेरे को और पानी नहीं चाहिए रहेगा। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही आपको बोलता है। सो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के मदद से हम लॉ ऑफ डिमांड को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर एक चीज को मैं ज्यादा कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरा सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो रहा है, और क्योंकि मेरा सेटिस्फेक्शन फुलफिल हो रहा है मैं उसी चीज के लिए अब शॉपकीपर को उतना प्राइस देने को तैयार नहीं। शॉपकीपर को मैं प्राइसेस कब दूंगा? जब शॉपकीपर मेरे को डिस्काउंट में देगा। एट हेंस लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से लॉ ऑफ डिमांड क्यों एग्जिस्ट करता है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, क्योंकि अब हम मूव करने वाले हैं सेकंड वाले रीजन की तरफ। सेकंड वाला रीजन इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में एक एग्जांपल लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट कोक एंड पेप्सी। ठीक है, ये दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सर क्या मतलब होता है इसका कि आप कोक पियो या पेप्सी पियो, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर कोक का प्राइसेस कम जाएगा, ठीक है, कि पहले सर दोनों का दोनों 10 रुपए में मिलता था, कोक वाले काफी चालाक हो गए और ये लोग एक नया मार्केट में ऑफर लेकर आए जहां पे ये लोग कोक को 7 रुपीज में बेचें।
ठीक है। तो जब कोक का प्राइस कम गया तो लोग क्या करेंगे, लोग करने वाले हैं क्या, लोग पेप्सी को नहीं खरीद के अब कोक को ज्यादा खरीदेंगे, एंड हेंस कोक का डिमांड बढ़ गया। एंड दैट माय फ्रेंड इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि जब एक गुड के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं और उस गुड का प्राइस कमता है तो उस गुड को लेकर डिमांड भी अपना बढ़ता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, विच इज आवर इनकम इफेक्ट। ठीक है। इनकम इफेक्ट मेरे को क्या बोल रहा है कि, अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, इनकम इफेक्ट में ना एक इंसान कितना इनकम अर्न कर रहा है उसके बारे में बात नहीं किया जाता। इनकम इफेक्ट में आपके रियल इनकम के बारे में बात किया जाता है। अब सर रियल इनकम फेक इनकम ये भी कुछ होता है? नहीं, फेक इनकम करके कुछ नहीं होता। रियल इनकम मतलब आपका परचेजिंग पावर के बारे में। ठीक है। अब सर आप चीजों को और कॉम्प्लिकेट करते जा रहे हो, नहीं मैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, इसको अच्छे से समझिए। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? ठीक है। अगर आप मार्केट में 100 रुपए का नोट लेकर जा रहे हो विद द होप कि आप पेन खरीदोगे, आपको पता है पेन कितने का आता है, पेन 10 रुपए का आता है, तो आपको शॉपकीपर कितना देगा, 10 यूनिट्स देगा। ठीक है। लेकिन अगर वही शॉपकीपर बोलता है कि बेटा शॉप में डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, और हम आपको पेन बेचने वाले हैं 5 रुपए में, अब वही 100 रुपए का नोट आपको कितना पेन दिलाएगा, 20 यूनिट्स दिलाएगा। तो यहाँ पे आप जो 100 रुपए अपने साथ लेकर गए थे, क्या वो 100 रुपए का परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा? यस, वो बढ़ गया। एंड दैट इज परचेजिंग पावर। ठीक है। इनकम इफेक्ट में परचेजिंग पावर के बारे में बात किया जाता है कि सर जब कभी भी एक कमोडिटी का प्राइस कमता है तो उस कमोडिटी को आप ज्यादा खरीद सकते हो। ठीक है। आपका पैसे का परचेजिंग पावर बढ़ जाता है, और क्योंकि प्राइस कमा आप ज्यादा खरीद सकते हो या फिर आप ज्यादा खरीदोगे भी। एंड हेंस द लॉ ऑफ डिमांड, कि प्राइस कमने से हम ज्यादा डिमांड करेंगे, एंड प्राइस बढ़ने से हम कम डिमांड करेंगे। ठीक है। सो आई होप पॉइंट नंबर 3 इज ऑल्सो क्लियर। करेंटली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि सर व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड जो ऐसे काम कर रहा है, ऐसे उल्टा काम कर रहा है, उल्टी दिशा में बह रहा है, कि प्राइस ऊपर बढ़ने से डिमांड नीचे जाता है, या प्राइस नीचे जाने से डिमांड ऊपर जाता है, उसके पीछे के कारण क्या है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 की तरफ आते हैं, दैट इज एडिशनल कंज्यूमर्स। ठीक है। सो अभी हाल फिलहाल में गाइस, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ कि मैं मार्केट में देखा कि लोटस बिस्कॉफ एक बिस्किट है, ठीक है, जो कि पहले 150 रुपए का आता था शायद। ठीक है। लेकिन कंपनी ने अपना एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के तहत ये लोटस बिस्कॉफ को इंडिया में रिटेल स्टोर्स में सिर्फ 10 रुपए के पैकेट में बेचा है। ठीक है। और जब से ये 10 रुपए के पैकेट में बिक्री होने लगा है, तब से मैं बहुत सारा लोटस बिस्कॉफ खरीद रहा हूँ एंड बहुत सारे लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है। सो एडिशनल कस्टमर का एग्जांपल एक मैं हूं। जब कभी भी कंपनी अपना प्राइसेस को कम करता है, बहुत सारे लोग जो कि पहले उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, अब वो लोग भी उसको अफोर्ड कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली डिमांड तो बढ़ेगा ही, एंड दैट इज द रीजन व्हाई लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट्स। सो प्राइस कमने से डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है। एंड फाइनली पॉइंट नंबर 5 इज योर डिफरेंट यूजेस। ठीक है। सो डिफरेंट यूजेस का मतलब क्या है, डिफरेंट यूजेस का मतलब यही है अब सोच के चलिए, घर पे मिल्क कितने वेज में यूज होता है, बहुत सारा अलग अलग वेज में यूज होता है। छोटे बच्चे को देने के लिए यूज होता है, ठीक है, एंड योगर्ट के लिए यूज होता है, कंजम्पशन के लिए यूज होता है, आइसक्रीम बनाने के लिए यूज होता है, कितने सारे यूजेस है मिल्क के। ठीक है। तो अगर वहीं पर मिल्क का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो शायद हम लोग अपने घर में इतना सारा जो अननेसेसरी यूजेस है मिल्क को लेकर, उसको शायद कमा दे। दैट इज वाई द लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, कि सर अगर एक कमोडिटी के बहुत सारे यूजेस हैं, आप उसको बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, और उस कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ता है तो आप क्या करते हो, उस कमोडिटी के अननेसेसरी यूजेस को कट डाउन कर लेते हो, एंड हेंस द लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट्स। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आज के इस वीडियो में एक लास्ट टॉपिक को पढ़ते हैं, दैट इज द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, एंड उसके बाद मैं आप लोग से मिलने वाला हूँ वीडियो नंबर 3 में, जहां पे हम लोग बात करेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड द चेंज इन डिमांड कर्व। ठीक है। सो चलिए बात करते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो सबसे पहला एक्सेप्शन, अच्छा सर इस ये आप पढ़ा क्या रहे हो यहाँ पे, आप बताना क्या चाहते हो? मैं यहाँ पे बच्चा वो सारी चीजों गुड्स के बारे में बोलना चाहता हूँ जो कि रियल लाइफ में लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानता। जरूरी नहीं कि सारा का सारा कमोडिटी आप अपने आसपास में देख रहे हो वो लॉ ऑफ डिमांड को मानता रहे। ठीक है। तो कुछ गुड्स ऐसे हैं, स्पेशल कैटेगरी के गुड्स हैं, ठीक है, जो लॉ ऑफ डिमांड को नहीं मानते। तो सबसे पहला गुड कैन बी गिफन गुड। ठीक है। एंड ये गिफन गुड ऐसा ही कुछ अजीब सा रैंडम नेम नहीं दिया गया, एक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, उनका नाम था सर रॉबर्ट गिफन।
उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखा। उन्होंने देखा कि इंफीरियर गुड के केस में जब कभी भी उसका प्राइस बढ़ता है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है। और उन्होंने उसको नाम दिया कि भैया ये तो एक गिफन गुड है। ठीक है। अब सर आप भारी भरकम डेफिनेशन बोल दिए, यहाँ पे इंफीरियर गुड क्या होता है एंड प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ना, कुछ भी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए इंफीरियर गुड के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सो जब कभी भी मेरा इनकम बढ़ेगा, ठीक है, सो मैं कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको मैं ज्यादा खरीदूंगा, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको अब मैं कम खरीदूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो लेट से मैं शायद डाइट कोक या फिर रेड बुल में ज्यादा पीने लगूं, एंड ये जो मार्केट में नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है मैं शायद उसको कम कर दूं। तो वो सारी गुड्स जिसको मैं ज्यादा पीने लगता हूँ, ज्यादा कंज्यूम करने लगता हूँ, उस सारे गुड्स को हम नॉर्मल गुड बोलते हैं। ठीक है। एंड वो सारा गुड्स जो कि इनकम बढ़ने की वजह से जिसका डिमांड मेरा कम जाता है उसको हम इंफीरियर गुड बोलते हैं। ठीक है। सो इंफीरियर गुड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इंफीरियर गुड एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? इनकम एंड डिमांड के बीच में। कि इनकम जब बढ़ता है, आपका डिमांड कमता है किसी चीज में, तो आप उसको इंफीरियर गुड बोलते हैं। सो गिफन गुड क्या है सर? गिफन गुड एक स्पेशल टाइप का इंफीरियर गुड है, जहां पे प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा। ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे जो मैं रिलेशनशिप बनाया प्राइस और डिमांड के बीच में, एंड गिफन गुड के डेफिनेशन में मैं जो रिलेशनशिप बनाया था इनकम और डिमांड के बीच में। So what is a Giffen good? Giffen good is a special type of inferior good in which when the price rises, the demand also rises. एंड सर ये रियल लाइफ में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये बहुत ही गरीब लोगों के साथ हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है। एक बहुत गरीब इंसान लेट से हफ्ते में 6 दिन अगर ये ब्रेड खाता है, ठीक है, एंड लेट अस अज्यूम कि ब्रेड आता है 25 रुपए में, तो 6 दिन अगर ये ब्रेड खाने जाएगा तो कितना रुपए खर्च करेगा? 150। और एक दिन ये बंदा क्या करता है? चिकन खाता है। और कितने का चिकन आता है सर? 100 रुपए का चिकन आता है। सो ये एक गरीब इंसान महीने भर में, एक हफ्ते भर में 250 रुपए खर्चा कर रहा है अपने कंजम्पशन के पर्पस में। ठीक है। लेकिन अगर वहीं पर ब्रेड का प्राइस बढ़ के 30 रुपीज हो गया, तो अब वो अगर 6 दिन ब्रेड खाने जाएगा तो उसका 180 रुपए लगेगा। अब मेरे को एक चीज बताइए, 7वां दिन उसके पास चिकन खाने के लिए कुछ पैसे बचेंगे क्या? नहीं। 7वां दिन उसके पास अगर वो चिकन खाने जाएगा, 100 रुपए देगा शॉपकीपर को, तो ये तो हो गया 280, लेकिन वो बंदे के पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 250 रुपए। तो बंदा ना चाहते हुए भी 7वां दिन उसको ब्रेड ही खाना पड़ेगा। ठीक है। तो ब्रेड उसके लिए एक इंफीरियर गुड है, एंड ब्रेड का प्राइस जैसे ही बढ़ा, वो आदमी के पास और कुछ ऑप्शन नहीं बचा एंड उसको ज्यादा ब्रेड को कंज्यूम करना पड़ा। ठीक है। सो दैट इज गिफन गुड, एंड गिफन गुड डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। सेकंड एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड है आपका स्टेटस सिंबल गुड। ठीक है। सर स्टेटस सिंबल गुड क्या होता है? तो बच्चा ये वो सारे लग्जरी गुड्स होते हैं। ठीक है। तो बहुत लग्जरियस गिफ्ट, बहुत एक लग्जरियस गुड है, उसका प्राइस बढ़ता है तो लोग उसको ज्यादा खरीदना चाहते हैं। क्यों? ताकि फिर शो ऑफ कर सके सोसाइटी के सामने, अपने दोस्तों के सामने। तो ये सारे स्टेटस सिंबल गुड है। तो इसका प्राइस बढ़ने से इसका डिमांड और बढ़ता है। इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया ऑक्शन। ठीक है। जब कभी भी ऑक्शन होता है ना, आईपीएल का ही ऑक्शन देख लीजिए, जब कभी भी एक प्लेयर को ऑक्शन किया जाता है, बिडिंग होता है, तो जैसे जैसे उसका प्राइस बढ़ता है लोग उसको और खरीदना चाहते हैं और डिमांड करना चाहते हैं। ठीक है। फिर और क्या एक्सेप्शन है सर लॉ ऑफ डिमांड को? फियर ऑफ शॉर्टेज। ठीक है। जिसका क्या मतलब है कि जब कभी भी हमको फ्यूचर में लगता है कि शॉर्टेज होने वाला है, वॉर आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है, और शायद 1 महीने तक सामान मार्केट में सप्लाई ना हो, तब उस समय उस चीज का प्राइस बढ़ते रहता है और उसका डिमांड भी बढ़ते रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग कोस्टल एरिया में रहते हो, जैसे कि मैं कोस्टल एरिया में रहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे साइक्लोन्स एक बहुत कॉमन चीज है। तो जब कभी भी अनाउंस होता है कि साइक्लोन आने वाला है, तो अचानक से मार्केट में चीजों का प्राइस बढ़ने लगता है। लेकिन एट द सेम टाइम लोग ज्यादा डिमांड भी करते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है कि ये शायद शॉर्टेज हो जाएगा, शायद प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा मार्केट में। दैट इज द थर्ड पॉइंट। सो वेन एवर द सोसाइटी एट लार्ज दे फील कि फ्यूचर में चीजों का शॉर्टेज होने वाला है, दे स्टार्ट डिमांडिंग मोर, एंड द मार्केट डज नॉट फॉलो द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इग्नोरेंस। ठीक है। इग्नोरेंस का क्या मतलब है? आपको पता ही नहीं कि वो शॉपकीपर आपका काट रहा है, और आप ज्यादा दाम देकर भी आप उससे ज्यादा ही खरीद रहे हो। ठीक है। दैट इज इग्नोरेंस। ठीक है। एंड ये भी, ये वाला सिनेरियो में भी यू आर नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है। द फिफ्थ वन, और इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, यहाँ पे तो सारे के सारे फैशनिस्टास बैठे हुए हैं। ठीक है। एंड द फिफ्थ वन इज फैशन रिलेटेड गुड्स। सो व्हाट इज फैशन रिलेटेड गुड्स?
यू नो इट, आई डोंट हैव टू से इट टू यू, ठीक है। तो अगर कोई चीज फैशन में रहता है, कोई चीज ट्रेंड में रहता है, तब उसका प्राइस भी ज्यादा रहता है, उसका डिमांड भी ज्यादा रहता है। और कोई चीज आउट ऑफ ट्रेंड हो जाता है, तब उसका प्राइस कम हो जाता है, उसका डिमांड भी कम हो जाता है। तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ठीक है, मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ, दैट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ठीक है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ का मतलब क्या है? लेट्स से आप में से कोई एक है जो कि थायराइड का मेडिसिन खाता है। ठीक है, कितने का आता है सर बॉटल? ना बॉटल 300 रुपए का आता है, और आप 30 दिन तक मेडिसिन लेते हो। तो मेरे को सोच के एक चीज बताइए, अगर शॉपकीपर आपको 300 रुपए का बॉटल 3 रुपए में देने लगेगा, तो क्या आप 100, मतलब हर दिन 10-10 तो टैबलेट खाएंगे? नहीं ना। आप अभी भी उतना ही खरीदोगे। पहले अगर आप एक टैबलेट दिन का खा रहे थे, 30 दिन तक खा रहे थे, जस्ट बिकॉज शॉपकीपर आपको 3 रुपए में दे रहा है बॉटल, इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 टैबलेट खाने लग जाओगे। सो दैट इज नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। सो वो सारे गुड्स जो कि लाइफ के लिए बहुत नेसेसिटी है, उसका प्राइस कमता है, उसका प्राइस बढ़ता है, तब भी एक कंज्यूमर उतना ही खरीदेगा जितना पहले खरीद रहा था। ठीक है, मूविंग टू पॉइंट नंबर 7, विच इज चेंज इन वेदर। ठीक है, तो मॉनसून बहुत जल्दी आने वाला है, और मॉनसून आएगा तो अम्ब्रेलास को लेकर उसका प्राइस बढ़ जाएगा, एंड एट द सेम टाइम उसका डिमांड भी बढ़ जाएगा। सो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो कर रहा है? बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, एंड फाइनली गुड बाय। ठीक है, so that was all for video number 2. I will see you all very soon in video number 1, video number 3. So thank you so much everyone, have a great day, and I'll see you very soon. Tada, bye bye.